उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद से ही लगातार सवाल खड़े होने लगे ईवीएम मशीन को लेकर। अभी हम मौजूद हैं विजयनगर के भीमराव अंबेडकर पार्क में, जिसकी लोकेशन साफ तौर पर थाना विजयनगर के सामने की दी जाती है। यहाँ वामसेफ का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका जो मकसद है वो ईवीएम में पाई जाने वाली गड़बड़ियों को लेकर है। हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि ईवीएम पर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती सवाल खड़े कर चुकी हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ईवीएम मशीन को लेकर गड़बड़ी की जो बातें हैं वो सामने आती रही हैं। कई दूसरी बड़ी पार्टियां भी लगातार आरोप लगाती रही हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा मामला सामने आया, जब ईवीएम मशीन में बटन दबाने पर लगातार वोट जो था वो बीजेपी के खाते में चलता चला जा रहा था। उसी के पर्दाफाश को लेकर आज यहाँ एक बड़ी मीटिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग को करने के लिए, इस प्रोग्राम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन नहीं दी गई है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर परमिशन क्यों नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। शायद उस पर्दाफाश को जो ये कर सकते हैं उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। जो लोग यहाँ हमारे साथ हैं उनसे ज़रूर जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर लेंगे कि परमिशन ना मिलने से अब वो क्या आगे करने वाले हैं, और अगर वो आगे प्रोग्राम करेंगे तो उसका कुल मकसद वो किस तरीके से वो सरकार तक अपनी उस आवाज़ को पहुंचाएंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मदन भारती है। अभी हमें यहाँ पता चला है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आपको दिक्कत आई, परमिशन नहीं दी गई है। केवल पुलिस की परमिशन नहीं है, बाकी सारी परमिशनें हैं। पुलिस के परमिशन ना देने की वजह क्या लग रही है आपको? केवल वो जानबूझ के चाहते हैं कि शासन प्रशासन को अच्छी तरह मालूम है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, ईवीएम की मशीनों का जो चर्चा है, ये ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए। और लोकतंत्र में चर्चा होना ज़रूरी है, विपक्ष का होना ज़रूरी है। और जब चर्चा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम चर्चा करना चाहते हैं जो त्रुटियां हैं, जिससे जनहित का नुकसान हो रहा है, वो जनता तक पहुँचाया जाए। और फिर लोकतंत्र तो जनता के विश्वास पर टिका हुआ है। और हमारा जो वोट है वो सत्यापित होना चाहिए, भौतिक सत्यापित होना चाहिए कि हमने जिसको वोट दिया है क्या उसी व्यक्ति को हमारा वोट गया या उसी विचारधारा को हमारा वोट गया। यहाँ ईवीएम मशीन में पता ही नहीं लगता कि हमने वोट दिया है वो कहाँ चला गया। तो इस सब को जानने के इसके लिए चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद को इस देश में जिंदा रख सकें, लोगों के मताधिकार को जिंदा रख सकें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले आरोप लगाए थे ईवीएम मशीन को लेकर, क्योंकि उन्हें ये पूरी तरह से यकीन था कि पार्टी उनकी जीत सकती थी, लेकिन नहीं जीती है। अभी आपकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सही है। तो क्या चुनाव आयोग किसी दबाव में है? देखिए, चुनाव आयोग दबाव में नहीं है। हम तो इसको 2014 में ही हमने इसके लिए विरोध कर दिया था। 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वीवीपैट लगाइए या बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, लेकिन किसी प्रेस ने उसे नहीं छापा। लेकिन ये तो पहले जब सुप्रीम कोर्ट जिस बात को कह रहा है, उसके बाद में हमने 14 में ही इसका विरोध करना चालू कर दिया था कि भी लोकतंत्र जिंदा रहेगा जनता के विश्वास पे। और जिस चीज़ पर, जिस प्रणाली पर लोगों को अब विश्वास नहीं है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाए और जिसे जनता चाहती है उसके द्वारा चुनाव कराया जाए। आपसे जानना चाहूँगा, जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, धांधलेबाजी उस वक्त भी बताई जाती थी, बूथ कैप्चरिंग उस वक्त भी होती थी, लेकिन उस वक्त इस तरह का माहौल नहीं था जैसा अब ईवीएम को लेकर बन रहा है। तो आपको लगता है कि अगर वापस बैलेट पेपर का ज़माना आए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बिल्कुल सर, क्योंकि उसमें अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो वहाँ हमको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी हमको दिखाई देती है कि हमने जिसको वोट दिया हम खुद उस पर ठप्पा लगाते हैं और उसके अंदर डालते हैं। ईवीएम से हम कैसे जस्टिफाई करें कि जिसको हमने वोट दिया वो वहाँ पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन जस्टिफाई करने की अगर बात आए तो जस्टिफाई करने में भी अभी हाल ही में खुलासा हुआ है, भिंड में जो मध्य प्रदेश में हुआ था, वो पर्ची जो निकली है वो लगातार बीजेपी के निशान पर गई है। इसको भी, अब इस आरोप को भी चुनाव आयोग ने नकार दिया है। तो इस तरह के आगे भी सबूत अगर मिलते हैं तो क्या दावा करते हैं कि क्या मान सकते हैं, क्या वाकई चुनाव आयोग उसको मान लेगा? नहीं सर, देखिए चुनाव आयोग जो है, यहाँ का जो चुनाव आयोग है वो देखिए चुनाव आयोग सेल्फ बॉडी होती है, ठीक है, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती। लेकिन जी यहाँ का चुनाव आयोग है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नीचे दबा हुआ है, उनका अंडरटेकिंग काम कर रहा है वो। बीएसपी के बाद जो अब ये जो आरोप लगाया है वो अभी अखिलेश यादव ने भी लगाया है। अगर अखिलेश यादव को ये कहा जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं तो जाहिर है कि मायावती भी झूठ बोल रही हैं। देखिए ऐसा है, अगर भाई कहीं पर सस्पेंस होता है, अगर प्रूफ मिलते तो उसको झूठ कैसे साबित कर सकते हैं लोग? ये थोड़ी ना कि उनकी मीडिया के द्वारा जो चीज़ बोली जा रही है वही सत्य हो जाएगी।
क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है कि वो किसके द्वारा चुनाव कराए। जनता की डिमांड है कि भाई हम बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। ईवीएम के द्वारा घोटाले हो रहे हैं, वोट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या वो सबको नहीं दिखाई दे रहा? कई जगह तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में हुआ कि जो कैंडिडेट वहाँ पर अपना खुद कैंडिडेट था, उसने वोट दिया लेकिन उसका वोट 0 दिखाया गया। ये क्या है? ये एक वाकई में एक बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखकर ये पूछा था कि एक बात समझ नहीं आती है कि जिस भी मशीन की शिकायत की जाती है, चुनाव आयोग उसे बदलने की बात कह देता है। आखिर इस बारे में क्यों नहीं जानना चाहता है, जांच के आदेश क्यों जारी नहीं करता है कि मशीनों में गड़बड़ी हो कैसे रही है, कोडिंग किस तरह से की जा रही है, सेटिंग क्यों हो रही है। कानपुर से जो मशीनें गई थी, वो विधानसभा चुनाव के ठीक बाद कानपुर की कुछ मशीनें थीं जो भिंड भेज दी गई थी। उसके खुलासा हुआ, उसके बाद डीएम और एसपी जैसे छोटे स्तर के आईपीएस आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी खुद की राय क्या है इस बारे में। आपको क्या लगता है कि किस हद तक आप ये साबित कर पाएंगे कि गलती कहीं ना कहीं ईवीएम में है? हाँ सर, गलती ईवीएम में हो सकती है, क्योंकि ईवीएम जो ये टेक्नोलॉजिक मशीन है और ये सारी मशीनें जिन विदेशों में ये बनाई गई, टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 की जो कंट्रियां हैं वो इस पे यकीन नहीं कर रही हैं। वो वहाँ पर आज भी बैलेट बॉक्स से चुनाव करा रही हैं। भारत में आज भी जो भारत की जनता है अनपढ़ है, आज भी आधे से ज़्यादा लोग थम्सअप हैं, लेकिन यहाँ पर ईवीएम लाया गया। उसके पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, गाँव के लोगों को रोक दिया जाता था। जब 2004 का 2009 का चुनाव कांग्रेस की सरकार बनी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि ये जो सरकार बनी है कांग्रेस की, ये ईवीएम में घोटाले करके बनी है। और उस याचिका के आधार पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जब बैलेट बॉक्स का आदेश दिया कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट बॉक्स लगाया जाए, तो चुनाव आयोग ने फिर सुप्रीम कोर्ट की बात को न मानते हुए भी इस काम को नहीं किया। क्या कारण है? एक सवाल मेरे जहन में ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी जी। वो चुनाव भी ईवीएम से हुआ था। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जी, वो भी ईवीएम से हुआ था जी। अगर ईवीएम पूरी तरह से भरोसे लायक नहीं है तो ये जो 2 सरकारें पहले जा चुकी हैं, इनको लेकर कोई विवाद क्यों नहीं खड़ा हुआ? जी, इनको लेकर इसलिए विवाद नहीं खड़ा हुआ कि 2007 का चुनाव हुआ और 2009 का जो चुनाव हुआ, जब कोई चोर चोरी करता है तो हर घर में चोरी नहीं करता, वो पहले पता करता है कि कहाँ से चोरी करके हम सफल हो सकते हैं। उनकी सफलता कहाँ से हो सकती है, कहाँ से विफलता हो सकती है। चोर पकड़ा गया, ये ज़रूरी नहीं है कि 2007 में भी गड़बड़ी की हो, 12 में भी गड़बड़ी की हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब की बार ये पूरी बहुमत की पूरी क्लियरिटी के साथ इन लोगों ने गड़बड़ी की। पहले लोकसभा के चुनाव में किया, अब विधानसभा के चुनाव में किया। ये सीधी तरह से लोकसभा के चुनाव का हवाला देते हुए तय हो जाता है कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। भले ही वो सीधे तौर पर ना हो, लेकिन घुमाने के तरीके से वो इल्ज़ाम उसी तरफ जाता है कि ईवीएम को लेकर लगातार तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ईवीएम को लेकर आप कितना भरोसा करते हैं? माइक मैं ही पकड़ूंगा, आप मुझे जवाब दीजिए। ईवीएम के अंदर मैंने आज से 10 साल में जब मैं रेल में नौकरी करता था, किशनगंज में खड़ा था, तो वहाँ मैंने कहा भाई कौन किसको वोट दिए? हमने तो कांग्रेस को दी है, वो तो फूल निकल गया है। ऐसे ही मैंने तुगलकाबाद में सुना। मतलब ईवीएम के अंदर ये हेराफेरी होती है, सारे बटन दबाए जाते हैं, वो फूल को ही मात्र करते हैं। और ये जो मोदी ने नारायण करा, दामोदर दास मोदी ने जो काम किया है, ये इतना गलत किया है। अगर इसको सजा मतलब फांसी की भी थोड़ी है, क्यों? इसने लोकतंत्र की हत्या की है। और बाबा साहब ना होते आज, मतलब इसके अंदर आज भारत के अंदर, तो ये जो पैंट पतलून वाले, और जहाँ मैं हर स्कूल में, एक स्कूल में अभी गया तो वहाँ नेशनल मंडेला की फोटो लगी हुई है, लंगोटी मास्टर की लगी हुई है। और क्या नाम जी, बाबा जो पूरे विश्व के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी मतलब डिग्रियां, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी, बहुत ही मतलब वशिष्ठ, उन्होंने एक भगवान का भी रूप धारण किया है। वो अपने लड़के को आपने मुद्दा भटका दिया। बात ईवीएम की चल रही है, ये जो ईवीएम पर जवाब चाहिए। ईवीएम के अंदर 4-5 जगह पे पाई गई है। मध्य प्रदेश के अंदर आप पार्टी ने घमसान किया, केजरीवाल बोल रहा है और केजरीवाल की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ईवीएम को लेकर जिस तरह के लगातार आरोप लग रहे हैं,
उन आरोपों को आप कितना सही मानते हैं? ईवीएम के बारे में जो है राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रमाणित हो चुका है कि ईवीएम से जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। मैंने जो है जनवरी में जो है फेसबुक पे डाला था कि ईवीएम से चुनाव जो है निष्पक्ष जो है नहीं होंगे, लेकिन जो है सरकार ने इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया और लोकतंत्र का जो है मजाक उड़ाया है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र में भी जो है ईवीएम का प्रयोग करके जो है एक तरफा अपने चुनाव अपने जो है अपने पक्ष में अपना कराए गए। ये लोकतंत्र का मजाक है और इस तरीके से अगर जो है रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान के अनुसार देश नहीं चला और संविधान को लागू करने वाले लोग ईमानदारी से इसका पालन नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग जो है सड़कों के ऊपर उतर जाएंगे और सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। बात जब संविधान की आती है तो ये ज़रूर है कि संविधान के बारे में बिल्कुल कहा गया था कि अगर ये अच्छे लोगों के हाथों में रहा तो इस्तेमाल अच्छा होगा और अगर बुरे लोगों के हाथों में रहा तो इस्तेमाल बुरा होगा। और भी कुछ लोग हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ईवीएम प्योरली लोकतंत्र की हत्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ईवीएम मशीन को हैक किया हुआ है, क्योंकि ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही है, अगर पिछले 10 सालों से लगातार ये ईवीएम लोकतंत्र की हत्या कर रहा था तो तब क्यों जनता चुप थी? ईवीएम का प्रयोग जो है पहले उदाहरण के तौर पे हुआ था। पहले छुटपुट घटनाएं इन्होंने अपने प्रयोग करके देखी और जब उन्होंने देखा कि ईवीएम के खिलाफ जो कोई नहीं बोल रहा है तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में और अब विधानसभा चुनाव में जो इसका खुल के उपयोग किया गया है। जनता की डिमांड ये है, पूरे अपने जो है राष्ट्रीय स्तर पे ये मांग उठ रही है कि भविष्य में जो भी चुनाव कराए जाएं वो जो है बैलेट पेपर से कराए जाएं, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, यहाँ जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इसलिए जो है ईवीएम को जो है बहुमत ने रद्द कर दिया है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम रद्द होना चाहिए। मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि ईवीएम से पहले कई सरकारें बन चुकी हैं और बहुत सारे विधायकों का, प्रत्याशियों का भविष्य तय किया जा चुका है। अगर इस वक्त पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि ईवीएम एक घोटाला कर रही है और उसमें सेटिंग की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी एक नाइंसाफ़ी हुई। शायद जो जीतने वाले थे वो हार गए, जो हारने वाले थे वो जीत गए। तो ये आवाज़ पहले क्यों नहीं उठी? देखिए, पहले इसलिए नहीं उठी थी क्योंकि पहले इतना अवेयरनेस नहीं था। माननीय मोदी जी ने अपना पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में लगाया, क्योंकि यहाँ से राज्यसभा में उनको बहुमत सिद्ध करना था और इनको संविधान को फिर दोबारा लिखने की कोशिश चल रही है। इनकी मीडिया में भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रॉड हैं, बैलेट पेपर आएगा और समता सैनिक दल इसका पूरा विरोध करेगा। इसका जवाब सीधी तरह से अगर हम कहें तो एक बिल्कुल साफ है, चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले सरकारें ज़रूर बनी थी, लेकिन उन सरकारों के दौरान ऐसा कोई हादसा वाकया सामने नहीं आया था जिससे ईवीएम पर सवाल उठता। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, लोकसभा में जाकर उन्होंने अपना डंका बजाया, उसके बाद सबसे पहले ईवीएम शक के सवालों के घेरे में आया। तो जाहिर है कि जो भी इसमें गड़बड़ी की गई उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद की गई है। उससे पहले इस तरह की कोई शुरुआत या इस तरह का कोई भी मामला नहीं हो रहा था। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, इस मशीन को जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इस मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है। इस मशीन में कोई चिप भी लगाई जा सकती है। जिनके सर्वेक्षण में पहले ये मशीन हो, पहले चुनाव होने से पहले हो या चुनाव होने के बाद में हो, वो इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में जैसे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वो सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली उसी के दौरान काम कर, जैसे सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसे ही ये मशीन भी ऐसी सॉफ्टवेयराइज्ड की जा सकती है, सॉफ्टवेयर के दौरान चलाई जा सकती है, हैक की जा सकती है। इसमें कोई नई चिप डाली जा सकती है और इवन इसे सैटेलाइट की तरह, जैसे यहाँ से बैठे बैठे हम सैटेलाइट चलाते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा से हैक भी किया जा सकता है। ऐसा एक्सपर्ट्स ने कई बार अपनी न्यूज़ में बताया है और कई सारे एक्सपर्ट भारत के, जापान के, चीन के जो इस मशीन को बता रहे हैं, उन्होंने कई बार इस चीज़ का खुलासा किया है। तो इन माय व्यूज़ आई थिंक इट कैन बी हैक्ड बाय दोज पार्टीज हु हैव कैप्चर्ड हु हैव अंडर ईवीएम। जो ईवीएम को अपने अंडर में रखे हुए हैं, वो सरकार उसमें कुछ भी कर सकते हैं।
वो उसे मॉनिटर भी कर सकती है, वो उसे हैक भी कर सकती है, वो चाहे तो उसका सॉफ्टवेयर ही बदल सकती है, चिप भी डाल सकती है, और चाहे तो ब्लूटूथ द्वारा इसे हैक भी कर सकती है। तो ये सब के मैं कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर ईवीएम की जब बात चलेगी तो ये सवाल ज़रूर उठता रहेगा कि आखिर ये इसको मॉनिटर कौन करता है, किसके पास इसका पूरा अधिकार है, स्वामित्व किसके पास है, और इसको जब इशू किया जाता है, जब इलेक्शंस ड्यूटी में इसको भेजा जाता है तो चेक किया जाता है या नहीं किया जाता है। इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को ज़रूर देना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो शायद जो जनता अभी धीरे धीरे उबल रही है वो और तेज़ी के साथ उग्र होती जाएगी, जिसका एक बड़ा खामियाजा भारत सरकार को उठाना पड़ सकता है, साथ ही चुनाव आयोग को भी। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, विजयनगर, गाजियाबाद, नेशनल दस्तक।